हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू चैप्टर एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज पॉलीमर्स। ओके, सो आइए स्टार्ट करते हैं हम पॉलीमर चैप्टर्स को। ठीक है, सो पॉलीमर का मतलब क्या होता है? देखिए, जनरली अगर मैं पॉलीमर्स की बात करूं तो पॉलीमर्स को मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूं बेटा कि पॉलीमर आर द कंपाउंड ऑफ वेरी हाई मोलिकुलर मासेस। ओके, वेरी हाई मोलिकुलर मास। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब कि जो पॉलीमर है वो क्या है? एक बल्क मॉलिक्यूल है। मतलब जो साइज ऑफ पॉलीमर है वो क्या है? बहुत ही लार्ज है। ठीक है, और लार्ज होने के कारण क्या होगा? उसका मॉलिक्यूलर मास भी क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, अब ये फॉर्म कैसे होते होंगे? सो बाय कॉम्बिनेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स। ठीक, मतलब पॉलीमर को अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ तो इस तरह से मैं बोलना चाह रहा हूँ बेटा कि सिंपल जो मॉलिक्यूल होते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे सिंपल मेरे मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, और ये सिंपल मॉलिक्यूल आपस में क्या हो रहे हैं? कंबाइन हो रहे हैं, और कंबाइन होके एक लार्ज मॉलिक्यूल का क्या कर रहे हैं? फॉर्मेशन कर रहे हैं। अब लार्ज मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास भी क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, सो पॉलीमर इज अ कंपाउंड ऑफ वेरी हाई मॉलिक्यूलर मासेस formed by the combination of large number of simple molecules। ठीक है, अब ये बात करते हैं हम सिंपल मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। ठीक है, अब अगर मैं सिंपल बात करूं तो जो भी मेरे सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं जो क्या कर रहे हैं, अभी मैंने बोला कि सिंपल मॉलिक्यूल कंबाइन होके लार्ज मॉलिक्यूलर मास वाले मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो ये जो सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं जो क्या हो रहे हैं? कंबाइन हो रहे हैं, और उनके कंबाइन होने से हमको क्या मिल रहा है? लार्ज मोलिकुलर मास या हाई मोलिकुलर मास वाले क्या मिल रहे हैं बेटा? पॉलीमर्स मिल रहे हैं। ठीक है, सो उन्हें हम क्या नाम देते हैं? मोनोमर। क्या नाम दे रहे हैं बेटा? मोनोमर। मोनो का मतलब है ना, इतना तो हमें पता होगा। मोनो का मतलब यहाँ पे क्या होता है? वन, एक यूनिट। ठीक है, मतलब जो सिंपलेस्ट यूनिट है, सिंपलेस्ट यूनिट है जो आपस में क्या हो रही है? कंबाइन हो रही है। कंबाइन होकर किसका फॉर्मेशन कर रही है? पॉलीमर्स का। सो जो रिपीटिंग यूनिट है ना, जो क्या है आपकी रिपीटिंग यूनिट है, उस रिपीटिंग यूनिट को बेटा क्या नाम दे रहे हैं हम? मोनोमर्स। ठीक है, सो सिंपलेस्ट यूनिट जो है जो पॉलीमर फॉर्म कर रही है इज नोन एज मोनोमर। और प्रोसेस, द प्रोसेस बाय विच सिंपल मॉलिक्यूल्स, मतलब कौन आ गए आपके? मोनोमर्स, वो कन्वर्ट हो रहे हैं किसमें बेटा? पॉलीमर्स में। सिंपल मॉलिक्यूल आर कन्वर्टेड इनटू पॉलीमर इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। ओके, तो सिंपली हम बोल सकते हैं मोनोमर यूनिट कंबाइन होती है, कंबाइन होकर किसका फॉर्मेशन करती है? पॉलीमर का, और उस प्रोसेस को नाम क्या देते हैं हम? पॉलीमराइजेशन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब जितने भी पॉलीमर्स हैं, जितने भी पॉलीमर्स हैं उसे हम क्या नाम देते हैं? बोल रहे हैं हम कि ऑल पॉलीमर्स आर मैक्रोमोलिक्यूल्स। भाई जितने भी पॉलीमर्स है वो कैसे हैं? मैक्रो। मैक्रो का मतलब क्या होता है बेटा? यहाँ पर मैक्रो, मैक्रो का मतलब होता है लार्ज। ठीक है, मैक्रो का मतलब क्या होता है बेटा? लार्ज मॉलिक्यूल। ठीक है, मैक्रो को किससे कंसिडर करते हैं हम? लार्ज से। तो वो कह रहे हैं कि जितने भी पॉलीमर हैं वो सारे पॉलीमर कैसे हैं? मैक्रो मॉलिक्यूल है, बट ऑल माई मैक्रो मॉलिक्यूल्स आर नॉट पॉलीमर। लेकिन जो बड़े मॉलिक्यूल है, लार्ज मॉलिक्यूल है, वो सभी के सभी पॉलीमर नहीं है, लेकिन जो पॉलीमर हैं वो सभी के सभी क्या है? मैक्रोमोलिक्यूल्स है। ऐसा क्यों? क्योंकि पॉलीमर्स का फॉर्मेशन जो होता है वो किससे होता है? मोनोमर यूनिट से होता है। ठीक है, पॉलीमर किससे फॉर्म हो रहा है बेटा? मोनोमर से। मतलब रिपीटिंग यूनिट आ रही है बार बार, है ना, ये बहुत सारी मोनोमर से अब ये आपस में कंबाइन हो गई इस तरह से, तो क्या बना लिया इनने? पॉलीमर बना लिया। मतलब पॉलीमर में जो एक यूनिट जो होती है, मोनोमर जो होती है, वो बार बार आ रही है, बार बार क्या हो रही है बेटा? रिपीट हो रही है। ठीक है, सो पॉलीमर मैक्रोमोलिक्यूल तो है, बट उसमें क्या होते हैं? रिपीटिंग यूनिट होती है ना। पॉलीमर कंसिस्ट रिपीटिंग यूनिट ऑफ मोनोमर, क्योंकि बहुत सारी मोनोमर से मिलकर बने तो मोनोमर यूनिट क्या होगी? अगेन एंड अगेन रिपीट होगी। लेकिन मैक्रोमोलिक्यूल में अगर ये रिपीटिंग यूनिट प्रेजेंट नहीं हो तो फिर हम उसे पॉलीमर तो कह नहीं सकते। ठीक है, सो इसीलिए हम कह रहे हैं कि जितने भी पॉलीमर्स हैं वो सभी मैक्रोमोलिक्यूल है, लेकिन जितने भी मैक्रोमोलिक्यूल है वो सभी पॉलीमर नहीं है। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं। लाइक क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो है वो कैसा है बेटा? मैक्रोमोलिक्यूल से, बट नॉट अ पॉलीमर, क्योंकि क्लोरोफिल जो है वो हमारा क्या है? सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल से। ठीक है, वहां पर रिपीटिंग यूनिट जो है वो प्रेजेंट नहीं है, तो क्लोरोफिल को हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं।
किसमें, पॉलीमर्स में। गॉट इट। अब देखना चाह रहे हैं बेटा हम क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स, है ना, किस किस पार्ट में हम पॉलीमर को क्या कर सकते हैं, क्लासिफाइड कर सकते हैं। उसमें भी हम फर्स्ट देख रहे हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ अवेलेबिलिटी, है ना, यानी कि आपके जो पॉलीमर है वो आपको कहाँ से मिल रहे हैं, है ना, उसके बेसिस पे मैं कितने पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ, 2 ही हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, ठीक है। पहला जो है वो क्या है, नेचुरल पॉलीमर। वर्ड से ही क्लियर है हमारा, क्या वर्ड बोल रहा है, नेचुरल, मतलब किससे रिलेटेड होगा बेटा, नेचर से। सो ऐसे पॉलीमर, द पॉलीमर ऑब्टेन फ्रॉम नेचर, ठीक। अब नेचर में कौन हो गए, नेचर में हो गए बेटा हमारे 2 चीजें, या तो वो किससे ऑब्टेन हो रहा हो, प्लांट से, या फिर वो किससे ऑब्टेन हो रहे हो, एनिमल से, ठीक है। सो ऐसे पॉलीमर को हम क्या नाम देते हैं, नेचुरल पॉलीमर्स। ओके, सो पॉलीमर विच ऑब्टेन फ्रॉम नेचर, दैट मीन्स प्लांट एंड एनिमल्स आर कॉल्ड नेचुरल पॉलीमर्स, ठीक है। एंड दीज पॉलीमर्स आर वेरी इसेंशियल फॉर लाइफ। क्या होते हैं ये, लाइफ के लिए भी क्या होते हैं, बहुत जरूरी होते हैं ना। जैसे हमारी बॉडी की बात करें तो बॉडी में भी क्या है, बहुत सारे नेचुरल पॉलीमर्स है। कौन कौन से हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, कौन से, देखो ये हो गया, जैसे डीएनए हो गया, है ना, रबर्स हो गए, रबर्स तो कोई ज़रूरत नहीं है ना बॉडी के लिए ना, लेकिन डेली लाइफ के लिए, है ना, नॉर्मल बॉडी के लिए बात करूँ तो किसके हो गए, आपके डीएनए हो गए, है ना, सेल्यूलोज हो गए, ठीक है, या फिर ऐसे ही कुछ आपके रबर्स, वूल्स, ये जो है ये सभी कैसे है बेटा, इट्स अ एग्जांपल ऑफ नेचुरल पॉलीमर्स, जो हमें कहाँ से मिल रहे हैं, नेचर से, है ना। जैसे वूल्स जो है वो हमें एनिमल से मिल रहा है। डीएनए की बात करें तो डीएनए तो सभी एनिमल्स में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ह्यूमन बीइंग में भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ऐसे ही सेल्यूलोज, है ना, प्लांट वगैरह से मिल जाएंगे आपको चीज़ें। रबर्स हम देखेंगे डिटेल में, रबर्स को भी, है ना, कहाँ से मिलेगा हमको, लेटेक्स यानी कि प्लांट से मिल जाए, ठीक है। सो ये सभी एग्जाम्पल है किसके, नेचुरल पॉलीमर्स के, ठीक। अब यहाँ पे बात नोट देखिए, पॉलीमर्स सच एज पॉलीसेकेराइड्स, पॉलीसेकेराइड्स में कौन होते हैं, स्टार्च, है ना, सेल्यूलोज, है ना, इसे आप बायोमोलिक्यूल में डिटेल में पढ़ते हैं बेटा यहाँ पर, अभी हमें सिर्फ नाम की जरूरत है सिर्फ, है ना। तो ये जो पॉलीसेकेराइड है, या फिर जैसे प्रोटीन हो गए, न्यूक्लिक एसिड हो गए, ये सभी क्या है, ये प्रेजेंट होते हैं किसमें, लिविंग बींग्स में, यानी कि एनिमल्स या प्लांट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जो डिफरेंट लाइफ प्रोसेस जो होती है, विच कंट्रोल द वेरियस लाइफ प्रोसेस, है ना, और इसीलिए इनको क्या नाम देते हैं बेटा हम, बायोपॉलीमर, ठीक है। बायो का मतलब क्या हो गया आपका, लिविंग थिंग्स वाली चीज है, ठीक है, और पॉलीमर तो समझ में आ रहा है हमें, ठीक है। सो जो लिविंग बॉडीज में प्रेजेंट हो ऐसे पॉलीमर्स को मैं क्या नाम दे सकता हूँ, बायोपॉलीमर्स बोल सकते हैं, ठीक। सो लिविंग बींग्स में कौन कौन हो गए, न्यूक्लिक एसिड हो गया, है ना, प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, इसेंशियल पार्ट है। स्टार्च, सेल्यूलोज प्लांट में बहुत इसेंशियल पार्ट, तो ये सभी किस तरह के पॉलीमर है, इज कॉल्ड बायोपॉलीमर्स। ओके, इसी क्लासिफिकेशन का सेकेंड पार्ट सिंथेटिक, है ना। अब जैसा हमें नेचुरल से कन्वर्ट समझ में आता है कि नेचुरल का मतलब क्या हो गया, जो नेचर से ऑब्टेन हो रहे हो, तो सिंथेटिक का मतलब क्या होगा, जिसे आप बना रहे हो, ठीक है। सो द पॉलीमर विच प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरीज, कहाँ पे प्रिपेयर कर रहे हैं हम इसे, लेबोरेटरी, या बोल सकते हैं हम जिसे हम आर्टिफिशियली रूप से क्या कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, उस तरह के पॉलीमर को बेटा क्या नाम देते हैं हम, सिंथेटिक पॉलीमर्स, ठीक है। ये देखिए एग्जांपल्स, इसमें नाइलॉन हो गया, टेफ्लॉन वाली चीज़ें हो गई, सन ग्लासेस हो गए, ठीक है, या फिर पॉलिस्टर हो गए, प्लास्टिक्स हो गए, ठीक है। सो ये सभी जो है ये कैसे हैं, हमारे सिंथेटिक पॉलीमर्स, ये नेचर में प्रेजेंट नहीं है लेकिन हमने इनको क्या किया है, प्रिपेयर्ड किया हुआ है, ठीक। नेक्स्ट आता है आपका सेमी सिंथेटिक। बस सिंथेटिक तो हमें समझ में आ गया, ठीक है। सिंथेटिक का मतलब क्या बोल रहे हैं हम, कि जिसे हम क्या कर रहे हैं, लैब में प्रिपेयर्ड कर रहे हैं आर्टिफिशियली, ठीक है। अब सेमी सिंथेटिक का मतलब क्या हो, सेमी का मतलब क्या हो गया, हाफ, एक तरह से, यानी कि हाफ पार्ट तो आप लैब में प्रिपेयर कर रहे हो लेकिन हाफ पार्ट आप कहीं सोर्स से ले रहे हो, ठीक है। सो सेमी सिंथेटिक का मतलब यहाँ पे ये है कि आधा पोर्शन जो है वो नेचुरल से मिल रहा है, ठीक है, और आधा हम क्या कर रहे हैं, उसको थोड़ा सा मॉडिफाइड कर रहे हैं एक तरह से, ठीक है। सो ऐसे जो पॉलीमर्स होंगे वो मोस्टली डिराइव फ्रॉम द नेचुरल, ठीक है, जो भी नेचुरल पार्ट है उससे क्या कर रहे हैं हम, उसको डिराइव कर रहे हैं, ठीक है। सो अकरिंग पॉलीमर्स बाय केमिकल मॉडिफिकेशन, आप उसमें क्या कर रहे हो, थोड़ा सा केमिकली मॉडिफिकेशन करके उसको परफेक्टली यूज कर रहे हो, ठीक। सो ये सेमी सिंथेटिक में आ जाएगा,
ठीक है। एग्जाम्पल जैसे रेयॉन्स एंड अदर सेल्यूलोज डिराइव फ्रॉम सेल्यूलोज नाइट्रेट या फिर सेल्यूलोज एसीटेट। जो भी सेल्यूलोज से डेरिवेटिव्स है ना, जैसे सेल्यूलोज बोल रहे हैं, नाइट्रेट्स हो रहे हैं, रेयॉन्स या अदर्स जो है वो इन्हीं से क्या हो रहे हैं, प्रिपेयर्ड हो रहे हैं। ठीक, अब हमें पता है सेल्यूलोज वगैरह है ना, सो सेल्यूलोज से क्या बना लिया, सेल्यूलोज नाइट्रेट, सेल्यूलोज एसीटेट। तो ये किससे डिराइव हो रहे हैं, ये डिराइव हो रहे हैं बेटा किससे, सेल्यूलोज से। ठीक है, और सेल्यूलोज कैसा है आपका, नेचुरल पॉलीमर्स। ठीक, तो सेमी सिंथेटिक में इस तरह से बोल सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट हम बोल रहे हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन द स्ट्रक्चर। ठीक, पॉलीमराइजेशन हो रही है, पॉलीमराइजेशन मतलब मोनोमर यूनिट कंबाइन होकर पॉलीमर का फॉर्म कर रहे हैं, तो वो किस तरह से स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं, किस तरह से वो पार्टिसिपेट करके क्या बना रहे हैं, स्ट्रक्चर। सो उसके बेसिस पर हम क्लासीफाइड कर रहे हैं, है ना। जैसा नाम है बेटा वैसा के वैसे इसका क्लासिफिकेशन भी है, बहुत ईजी है ना। जैसे मैं बोल रहा हूँ लीनियर है, तो लीनियर मतलब क्या होगा, एक पूरी लाइन होगी एक जैसी, है ना, जैसे भेड़ चल रही हो एक ही लाइन में। ठीक है, सो वो कैसा हो गया आपका, लीनियर हो गया। ठीक, सो लीनियर पॉलीमर्स मतलब क्या होंगे, हम ऐसे पॉलीमर जिसमें मोनोमरिक यूनिट्स जो है वो मोनोमर यूनिट क्या है, एक दूसरे से लिंक्ड है, और लिंक्ड होके किसका फॉर्मेशन कर रही है बेटा, वो एक लीनियर चेन, है ना, एक लीनियर चेन का क्या कर रहे हैं, फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो उसे हम किस कंसीडर में रखते हैं, लीनियर पॉलीमर्स में। ठीक है, मोस्ट कॉमनली एग्जांपल्स हैं इसके लीनियर पॉलीमर्स के, है ना। और ये लीनियर पॉलीमर्स जो होते हैं, हाई डेंसिटी पॉली इथिलीन्स, नायलॉन, पॉलिस्टर, पीवीसी, पीएएन, ये सभी किसके एग्जांपल है हमारे लीनियर पॉलीमर्स के। देखो डायग्राम से और क्लियर होता है। ठीक, अब ये जो ब्लू कलर्स की दिख रही है इसे हम मान लेते हैं ये मोनोमर यूनिट है। ब्लू कलर जो दिख रहे हैं बेटा ये क्या है, हमारी मोनोमर यूनिट है। और जब ये मोनोमर यूनिट आपस में कंबाइन हो रही है, जुड़ रही है, सो इन्होंने ये एक पूरा पॉलीमर बना लिया। अब ये पॉलीमर कैसा दिख रहा है हमें, एक सिंपल चेन में दिख रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये कैसा हो गया, लीनियर पॉलीमर्स हो गया। ठीक, ऐसे ही सेकेंडरी भी बताया उन्होंने, इनको हम क्या मान ले, मोनोमर यूनिट। और ये मोनोमर यूनिट, ये जो ब्लैक दिख रहा है हमें, इससे क्या है, कंबाइन हो रही है। ठीक है, और कंबाइन होके क्या बना रही है, सिंपली एक लाइन स्ट्रक्चर, लीनियर स्ट्रक्चर लाइक दैट, है ना, इस तरह से। हाँ, तो ये किसका एग्जांपल हो गया, ये लीनियर पॉलीमर्स का। तो सिंपली मोनोमर यूनिट कंबाइन होके एक सिंपली चेन बना दे तो उसे हम बोलते हैं लीनियर पॉलीमर्स। ठीक, फिर आते हैं आपके ब्रांच्ड, अरे ब्रांच मैनेजर होते हैं, है ना, वो तो छोड़ो। एक और सिंपल एग्जांपल, ट्री की भी क्या होती है, ब्रांचेस होती है ना। अब ट्री की जो ब्रांचेस होती है तो मतलब क्या, चलो ट्री बना, है ना, कुछ इस तरह से दिखेगा आपका। ये तो लोअर वाला हिस्सा हो गया, है ना। यहाँ से फिर क्या हो गया, आपकी ब्रांचेस निकलते आ रही है। ठीक, ये तो लीव्स वगैरह चीज़ें। ठीक, सो इस कंडीशन में अगर हम इसे देखें तो एक तो ये मेन पार्ट हो रहा है, इससे क्या हो रही है, फिर ये ब्रांचेस निकल रही है। ठीक है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है बेटा, ब्रांचेस निकल रही। इसका मतलब इसको मैं कंसिडर कर लूँ बेटा किसमें, लीनियर में। ठीक है, इसके अलावा फिर और भी क्या हो रही है, इसमें से भी ब्रांचेस निकलना शुरू हो रही है। ठीक, सो एक तो मेरा पार्ट हो गया कौन सा, ये लीनियर वाला पॉलीमर, है ना, इस तरह से बन रहा, मतलब कैसा हो गया, लीनियर पॉलीमर। अब उसके बाद में क्या है, साइड से और भी कुछ अटैच्ड हो इस तरह से, तो वो किस में आते हैं, आपके ब्रांच्ड पॉलीमर्स में आते हैं। ठीक है, जैसे दीज आर द पॉलीमर्स इन विच द मोनोमर आर जॉइंट टू फॉर्म लॉन्ग चेन विथ साइड चेन, है ना। ये साइड चेन को हम क्या नाम दे रहे हैं बेटा, यहाँ पे ब्रांचेस ऑफ डिफरेंट लेंथ। ठीक, एग्जाम्पल देखते हैं इसके, लो डेंसिटी पॉलीथीन, ग्लाइकोजन, स्टार्च, या जिसे हम एमाइलोपेक्टिन्स, ये सभी किसी के एग्जाम्पल्स है। देखो और क्लियर हो रहा है। ठीक, अब इसमें देखो, इसमें हम कंसीडर कर रहे हैं ये वाली चीजें एक ब्रांच हो गई पूरा ये। ठीक है, ये इतना हमारा एक पॉलीमर है। ठीक, अभी तक अगर मैं कंसीडर कर रहा हूँ ये वाला पोर्शन, तो ये तो हमारा क्या हो गया, ये तो हमारा सिंपली एक लीनियर पॉलीमर हो गया। ठीक है, अब लीनियर पॉलीमर्स में से भी क्या है, एक ब्रांचेस रिलीज हो गई है इस तरह से। ये क्या हो गई, इसमें एक ब्रांच, ये क्या हो गई, एक और ब्रांच हो गई। ठीक है, सो मोनोमर यूनिट इस तरह से ज्वाइन होकर एक लॉन्ग चेन तो बना रही है, लेकिन उस लॉन्ग चेन में से साइड में क्या हो रही है, ब्रांचेस निकल रही है। ठीक, सो इस तरह का अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, ब्रांच्ड चेन पॉलीमर्स। ओके, नेक्स्ट देख रहे हैं हम क्रॉस लिंक्ड। ठीक, अब क्रॉस लिंक तो और भी इजी,
एक लीनियर चेन बनाई, दूसरी लीनियर चेन, दोनों आपस में क्या हो रही, कनेक्ट हो रही। ब्रांच में दोनों कनेक्ट नहीं हो रही थी ना, मेन जो लीनियर थी वो, ठीक है। अब यहाँ पे हम बोल रहे हैं दीज आर द पॉलीमर्स इन विच मोनोमर यूनिट आर क्रॉस लिंक, ठीक। जो मोनोमर यूनिट है वो क्या कर रही है, आपस में क्रॉस लिंक हो रही है और फॉर्म कर रही है 3 डायमेंशनल नेटवर्क पॉलीमर, ठीक। देखते हैं इससे हम, इसके एग्जांपल्स हैं आपके बेटा, हार्ड पॉलीमर्स आर हार्ड, रिजिड एंड ब्रिटल, ठीक है। क्यों हो रहे हैं ये, क्योंकि उनमें नेटवर्क स्ट्रक्चर हो गया। ये एक तरह से कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज बोल सकते हैं अपन, ठीक। क्या हो रहा है इसमें, बहुत सारी मोनोमर यूनिट, देखो डायग्राम देखते हैं इसका तो और आपको क्लियर हो जाएगा, दिख रहा है, ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये तो हमारी सिंपली एक मोनोमर यूनिट वाली चीजें हो गई, ठीक। सिंपली फर्स्ट मोनोमर यूनिट लीनियर चेन हो गई। सेकेंड हमारी ये हो गई, ये भी हम क्या बोल सकते हैं, सिंपली लीनियर पॉलीमर, ठीक। अब ये दोनों जो लीनियर पॉलीमर्स है बेटा, ये दोनों लीनियर पॉलीमर क्या हो रही है, कंबाइन हो रही है। यहाँ से देखो ये वाली जो है, ये दोनों यहाँ से क्या हो रही है, कंबाइन हो रही है, क्रॉस लिंक्ड हो रही है। ऐसे ये थर्ड वाली थी कि यहाँ से भी अटैच है, यहाँ से भी अटैच है, कहीं से भी। तो सिंपली हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक हमारी जो लीनियर पॉलीमर्स है, लाइक दैट, ये हमारी लीनियर पॉलीमर, ये सेकेंड लीनियर, ये थर्ड लीनियर, सो ये आपस में इस तरह से क्या हो रही है, कहीं से भी कंबाइन होकर क्या बना रही है, एक नेटवर्क, क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर बना रही है, ठीक है। उसी को नाम क्या देते हैं हम, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। अब ये जो क्रॉस लिंक बना रही है, इस क्रॉस लिंक के कारण क्या होता है, यहाँ पर 3 डायमेंशनल नेटवर्क बना देती है। अब 3 डायमेंशनल नेटवर्क के कारण इनकी जो स्टेबिलिटी है वो बहुत थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, इसलिए ये कैसी होती है, हार्ड होती है, रिजिड होती है ना, और थोड़ी सी ब्रिटल्स भी होती है बिकॉज नेटवर्क के कारण, है ना। एग्जाम्पल है इसका बेकेलाइट, है ना, मेलेमाइंस, फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन्स, ये सभी किसके एग्जाम्पल है, आपके क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स, ठीक। सेकेंड क्लासिफिकेशन देख रहे बेटा हम, ऑन द बेस्ड ऑफ अपॉन मोलिकुलर फोर्सेस। इनके अंदर यानी कि जो मोनोमर यूनिट है वो कंबाइन हो रही है, और कंबाइन होकर जो पॉलीमर फॉर्म हो रही है, तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसके बेसिस पे, ठीक है। सो बेस्ड अपॉन द मोलिकुलर फोर्स, पहला है आपका इलास्टोमर, नाम से समझ में आता है इलास्टिसिटी या इलास्टिक, है ना। कैसे होते हैं नेचर इसके, रबर जैसे ही है और क्या, है ना। सो द पॉलीमर्स दैट हैव इलास्टिक कैरेक्टर्स लाइक रबर, ठीक है, इलास्टिक कैरेक्टर्स लाइक रबर्स, उन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा, इलास्टोमर्स बोलते हैं, ठीक है। इलास्टोमर्स यानी उनकी प्रॉपर्टीज होगी, वह कैरेक्टर्स किस तरह से होंगे, इलास्टिक जैसे या रबर जैसे, ठीक है। दिख रहा है डायग्राम में हमें इसे, इसको अगर आप पंच करोगे तो वापस, अगर आप फोर्स को रिलीज करोगे तो वापस क्या हो जाएगा, ये अपने री शेप में आ जाता है, ठीक है। सो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इलास्टोमर्स है हमारा वो कौन सा है, नेचुरल रबर्स, या रबर्स जो होता है वो क्या शो करता है, इलास्टोमर्स शो करता है, ठीक है। सेकेंड हम देख रहे हैं फाइबर्स जैसे, फाइबर नाम समझ में आता है, फाइबर लीनियर चेन वाली चीज है, फाइबर्स जैसी, ठीक है। सो दीज आर द पॉलीमर्स विच हैव स्ट्रॉन्ग, वहां पे क्या था, थोड़ा सा इलास्टिसिटी थी, यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, हैव अ स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन द चेन, जो चेन है पॉलीमर्स की उनके बीच में क्या है, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस प्रेजेंट होता है। और क्या हो सकता है इसमें, देखो, एंड दीज फोर्सेस आर आइदर हाइड्रोजन बॉन्ड, कौन कौन से फोर्स हो सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस भी हो सकता है, ठीक है। ये 2 तरह के फोर्स इस पे क्या कर सकते हैं, एक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो पॉलीमर है, कौन से पॉलीमर्स है? ये जो पॉलीमर्स है, ये पॉलीमर्स में क्या है, एकदम शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स है। मेल्टिंग पॉइंट्स कैसा है बेटा इनका, एकदम शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स है। सो दीज पॉलीमर्स आर लॉन्ग, बोल ही रहे हम किस तरह ये फाइबर्स जैसे, है ना, एकदम लंबी धागे, जैसे कपास या किसी की चीज को अपन खींचते हैं तो रेशेस नहीं निकलते हैं, क्लॉथ के जो बार बार फाइबर्स निकलते हैं, धागे निकलते हैं, ठीक है, उस तरह के होते हैं ये सर। सो थीन एंड थ्रेड लाइक एंड कैन बी वोन इन अ फैब्रिक्स, देयरफॉर दीज आर यूज्ड फॉर मेकिंग फाइबर्स, ठीक है। और इसीलिए इनका किस में यूज होता है, फाइबर के फॉर्मेशन में। और क्लियर होगा, आर्टिफिशियली फाइबर्स
दिख रही है हमें, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं इनके, ठीक है। अब दो और आते हैं, एक होता है मेरा थर्मोप्लास्टिक और एक होता है हमारा थर्मोसेटिंग, ठीक है। तो एक को हम क्या नाम दे रहे हैं, थर्मोप्लास्टिक, और एक को क्या नाम दे रहे हैं, थर्मोसेटिंग, है ना। दो तो हो ही गए हमारे, इलास्टिक और फाइबर्स, और थर्ड और फोर्थ कौन है, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग। देखते हैं, अगर हम थर्मोप्लास्टिक की बात करें तो ये जो होंगे ये कैसे होंगे, दीज आर द सॉफ्टन एंड मेल्ट ऑन हीटिंग। जब आप इसे गर्म करोगे तो ये क्या हो जाएंगे, मेल्ट हो जाएंगे, ठीक है, और सॉफ्ट तो होते ही हैं, ठीक। थर्मोसेटिंग जो होते हैं, इट डू नॉट सॉफ्टन ऑन हीटिंग बट रादर बिकम्स हार्ड इन केस प्रोलॉन्गड हीटिंग इज डन, दीज स्टार्ट बर्निंग। अगर आप और भी ज़्यादा इन्हें हीट करोगे तो अब ये फिर मेल्ट नहीं होंगे, अब ये स्टार्ट हो जाएंगे कैसे, बर्न, जलना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। सेकेंड देख रहे हैं हम, दिस कैन बी रीमोल्डेड, रिकास्ट एंड रीशेप्ड, ठीक है। किसको, थर्मोप्लास्टिक को। आप प्लास्टिक से याद रख सकते हो इसको ना, थर्मोप्लास्टिक, ठीक। सो प्लास्टिक को आप क्या करो, मोल्ट करो, है ना। आप गर्म कर रहे हो तो क्या हो जाएगी, पिघल जाएगी, मतलब वो मेल्ट हो गई है, ठीक। अब मेल्ट होके उसको हम क्या कर रहे हैं, वापस रीशेप्ड कर रहे हैं, ठीक है। मेल्ट हो गई तो उसको वापस हम क्या कर सकते हैं, रीशेप्ड कर सकते हैं, ठीक है, प्लास्टिक को, है। सो वो किस में आ गया, आपकी रीमोल्ड हो गया, रिकास्ट हो गया, पॉलीथीन बोलते हैं ना हम, रिसाइकलिंग कर लेते हैं पॉलीथीन्स का, ठीक। सो किस में आते हैं आपके, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स में, ठीक। थर्मोसेटिंग की बात करें तो दीज कैन नॉट रीमोल्डेड, ठीक है। ये एक बार अगर बन गए तो वापस फिर नहीं बनते, ठीक है। यानी कि आप इन्हें मेल्ट करके मैं सोचूं कि वापस इनका रीयूज लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लूं, सो ऐसा पॉसिबल नहीं है इन केस ऑफ थर्मोसेटिंग। समझ। नेक्स्ट बोल रहे हैं हम, दीज आर लेस ब्रिटल एंड सोल्यूबल इन सम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। अब ये ब्रिटल का मतलब क्या, ब्रिटल का मतलब ये है कि जैसे आप प्लेट रहती है ना, नॉर्मल ब्रेकेबल प्लेट है, जैसे आप छोटे छोटे टाइल्स पे गिर क्या हुआ, पूरे उसके टुकड़े टुकड़े हुए, मतलब ब्रेकेबल है, ब्रिटल है। मतलब अगर थोड़ा बहुत भी आप उस पर फोर्स अप्लाई करोगे तो क्या हो रही है, ब्रेक हो रही है, ठीक है। उस नेचर्स को हम क्या नाम देते हैं बेटा, ब्रिटल, ठीक है। सो जो थर्मोप्लास्टिक है वो कैसी है, लेस ब्रिटल है ना। कुछ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या है, सोल्यूबल भी है, ठीक है। लेकिन अगर थर्मोसेटिंग की बात करूँ तो ये क्या है, बहुत ज़्यादा ब्रिटल है, मोर ब्रिटल, और ये इनसोल्यूबल होते हैं किसमें बेटा, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, ठीक। फोर्थ पॉइंट बोल रहे हैं हम कि दीज आर फॉर्म बाय एडिशन पॉलीमराइजेशन। ये हम आगे जाके पढ़ेंगे कि अगर मोनोमर यूनिट कंबाइन हो रही है तो पॉलीमर बन रहा है। सो हाउ कैन दीज मोनोमर यूनिट आर कंबाइंड एंड फॉर्म पॉलीमर, यानी कि जो पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस है वो अलग अलग तरह से हो सकती है, जिनमें से एक कौन सा है बेटा आपका, एडिशन पॉलीमर, और सेकेंड कौन सा है आपका, कंडेंसेशन पॉलीमर्स, ठीक है। सो जो थर्मोसेटिंग होते हैं वो कौन से होते हैं हमारे, कंडेंसेशन, और जो थर्मोप्लास्टिक होते हैं वो कौन से होते हैं बेटा, हमारे एडिशन पॉलीमर्स। लास्ट बोल रहे हैं हम, दीज हैव यूजुअली स्ट्रक्चर्स लाइक पॉलीइथिलीन, पीवीसी, टेफ्लॉन, है ना, नॉर्मल स्ट्रक्चर्स होते हैं किसमें, थर्मोप्लास्टिक्स पे। लेकिन थर्मोसेटिंग्स में क्या होते हैं, दीज हैव 3 डायमेंशनल और क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर्स, जैसे बेकेलाइट्स हो गया, यूरिया हो गया, ठीक है। आगे हम इनके स्ट्रक्चर भी क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन देख रहे हैं हम, बेस्ड अपॉन द मोड ऑफ सिंथेसिस, है ना। अभी हमने डिस्कस किया था कि आप इनको किस तरह से फॉर्म कर रहे हो, किस तरह से बना रहे हो, ठीक है। यानी कि जो मोनोमर यूनिट कंबाइन हो रही है तो मोनोमर यूनिट कंबाइन होकर क्या बना रही है बेटा, पॉलीमर बना रही है। सो पॉलीमर किस तरह से फॉर्म हो रहा है उसके बेसिस पर हम इन्हें डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। पहला है एडिशन पॉलीमर, ठीक। अब एडिशन का मतलब, एड का मतलब तो समझ में आता है हमें, एड का मतलब क्या हो रहा है, सिंपली जुड़ रहे हैं, एड हो रहे हैं, ठीक है। मतलब जब मोनोमर यूनिट जो है, यानी कि जब पॉलीमर फॉर्म हो रहा है तो जब मोनोमर यूनिट जो है वो सिंपली कंबाइन होते जा रही है, जुड़ रही है, ठीक है। जैसे आप ब्रिक से क्या कर रहे हो, वॉल बना रहे हो, तो एक वॉल को कंसीडर कर सकते हो एज ए पॉलीमर, और ब्रिक को कंसीडर कर सकते हो किसमें, मोनोमर यूनिट में। तो आपने ब्रिक ली, कंबाइन किया, ब्रिक ली, कंबाइन किया, और क्या बन गई, एक पूरी वॉल बन गई। तो वॉल किस में हो गई आपकी, पॉलीमर्स में, ठीक है। मतलब जो रिपीटिंग यूनिट है वो सिंपली क्या हो रही है, डायरेक्टली ऐड हो रही है। जो रिपीटिंग यूनिट है वो सिंपली क्या हो रही है, डायरेक्टली क्या हो रही है बेटा,
एड हो रही है, ठीक है। सो उसे हम क्या बोल रहे हैं, एडिशन पॉलीमराइजेशन, ठीक है। सो ए पॉलीमर फॉर्म बाय डायरेक्ट एडिशन ऑफ रिपीटेड मोनोमर विदाउट द इलिमिनेशन ऑफ बाय प्रोडक्ट। अरे ये क्या चीज हुई, बाय प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है बेटा, स्मॉल मॉलिक्यूल्स, है ना। स्मॉल मॉलिक्यूल्स कौन से हो गए, जैसे हमारे वाटर मॉलिक्यूल्स हो गए, है ना, अमोनिया गैस हो गई, इस तरह के हाइड्रोजन गैस हो गए, ठीक। सो कुछ भी छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो है वो वहां से बाहर नहीं निकल रहे, ठीक है। प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड एडिशन पॉलीमर्स, ठीक। सो सिंपली मोनोमर यूनिट ऐड हो रही है, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इज एडिशन पॉलीमराइजेशन। याद रखने वाली चीज, यहाँ पर किसी भी बाय प्रोडक्ट का इलिमिनेशन नहीं होता है, किसमें नहीं होता है, एडिशन में, ठीक है। देखते हैं एग्जांपल्स। इथीन, क्या फॉर्मूला हो गया, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक। सिंपली रिएक्शंस कर रहे हैं, क्या हो रहा है, अब यहाँ पे जो पाई बॉन्ड है ये सिंपली ब्रेक हुआ, ठीक है। इसको समझो इस तरह से कि CH2 है, अब पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ तो क्या हो गया बेटा, सिंगल बॉन्डेड हुआ, ठीक। इस कार्बन की भी वैलेंसी, इस कार्बन की भी वैलेंसी, ठीक। ऐसा ही मैं दूसरा मॉलिक्यूल ला रहा हूँ, ठीक है। अब इसी के साथ में हम क्या ला रहे हैं, एक और दूसरा मॉलिक्यूल, देखो CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ठीक है। इसकी भी वैलेंसी इनबैलेंस, ये भी, ठीक। अब ये आपस में क्या हो गए, कंबाइन हो गए, जुड़ गए। तो इस तरह से रिपीटिंग यूनिट क्या होगी, लॉन्ग चलते रहेगी। मतलब ये वाली जो यूनिट है मोनोमर, इसको अपन N लेकर दो। कब N करोगे, जब इसकी यूनिट भी कितनी ले लो आप, N। सो N इथीन कंबाइन होके क्या बनाएगी, पॉलीइथीन। इथीन के बहुत सारे, और बहुत सारे के लिए वर्ड क्या यूज करते हैं बेटा हम, पॉली, ठीक है। सो इसलिए हम क्या बोल रहे हैं इसे, पॉलीथीन, ठीक। सेकेंड, NCH3-CH डबल बॉन्ड CH2 पॉली प्रोपाइलिन, सॉरी, या पॉली प्रोपाइलिन, ठीक है। अब पॉली प्रोपाइलिन फॉर्म कर रहे हैं, किससे होगा, प्रोपाइलिन से फॉर्म हो रहा है, ठीक। सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी है, डबल बॉन्ड है, क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, एक इसको भी वैलेंसी कमी, एक इसको, अब ये CH3 तो इससे अटैच है इसी, ठीक है। तो CH2 CH और CH3 ये दोनों रिपीटिंग यूनिट हो गई आपकी। यानी कि अगर मैं N मॉलिक्यूल ले लूँ तो इसके भी मुझे कितने मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे, N मॉलिक्यूल मिल जाएंगे, ठीक है। सो इस तरह से जो होता है वो किस में आता है हमारा, एडिशन पॉलीमर्स में, ठीक है। उसे हम किस में कंसीडर करते हैं, एडिशन पॉलीमर में, ठीक। सिंपली मोनोमर यूनिट कंबाइन होती है और पॉलीमर्स का फॉर्मेशन होती है, कोई भी बाय प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होता है। सो फर्स्ट टाइप हमने देखा कौन सा होता है बेटा, एडिशन पॉलीमर्स, ठीक। सेकेंड टाइप हम देख रहे हैं कंडेंसेशन पॉलीमर्स, ठीक। एडिशन में हमने बोला था सिंपली मोनोमर यूनिट ऐड हो जाती है, कोई बाय प्रोडक्ट वहां पे फॉर्म नहीं होता है, ठीक। कंडेंसेशन में क्या होता है कि पॉलीमर फॉर्म बाय कंडेंसेशन ऑफ 2 और मोर देन 2, ठीक है। अब वहां पे हमने जो देखा था कि पॉलीइथीन लिया पार्टिसिपेट, पॉलीथीन बना लिया, ठीक। यानी कि इथीन ही ले रहे हो, ओनली वन टाइप, सिर्फ एक ही तरह के मोनोमर यूनिट से हमने क्या बना दिया, पॉलीमर्स बना दिया, ठीक। यहाँ हम क्या बोल रहे हैं कि या तो कम से कम हमारे जो मोनोमर्स के टाइप से बेटा वो कितने बोल रहे हैं हम, 2, कम से कम कितनी तरह के होना चाहिए, 2। अब उससे ज्यादा हो तो कोई बेनिफिट बिल्कुल हो सकता है, लेकिन कोई नुकसान तो नहीं है, ठीक है। सो हमेशा जो मोनोमर यूनिट है वो कितनी होनी चाहिए, कम से कम 2 होनी चाहिए, उसके बाद और भी ज्यादा हो तो चलेगी, ठीक है। सो पॉलीमर फॉर्म बाय कंडेंसेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 मोनोमर्स विथ elimination, again important point, with elimination of simple molecules। वहां पे हमने क्या बोला था, कुछ एलिमिनेशन की जरूरत नहीं है, सिंपली आप क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, ठीक है। कोई मॉलिक्यूल्स वहां पे एलिमिनेट नहीं हो रहा था, है ना, सिंपली मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे सिंपल मॉलिक्यूल्स जैसे वाटर, ठीक है, अमोनिया, HCl, अल्कोहल, कुछ भी सिंपल मॉलिक्यूल्स अगर रिलीज हो रहे हैं, एलिमिनेट हो रहे हैं, तो उसे हम क्या नाम देंगे बेटा, कंडेंसेशन पॉलीमर्स, ठीक। सो एडिशन पॉलीमर्स में हमने बोला था मोनोमर यूनिट कंबाइन होकर पॉलीमर बना रही है, सिंपली एक टाइप की, ओनली वन टाइप बोल रहा हूं मैं ना, एक ही तरह की मोनोमर यूनिट कंबाइन होकर बना सकती है। यहाँ पे हमें मोनोमर यूनिट कितनी चाहिए, 2, ठीक है, या 2 से अधिक तरह की, ठीक। वहां पे हमने बोला था सिंपली ऐड हो रहे हैं, कोई भी सिंपल मॉलिक्यूल रिलीज या एलिमिनेट नहीं हो रहा है।
यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, सिंपली ऐड तो होते ही नहीं है, क्या हो रहे हैं, इलिमिनेशन भी हो रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे सिंपल मॉलिक्यूल इलिमिनेट भी होते हैं, वहाँ पर इलिमिनेट नहीं होते, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, हेक्सामिथाइलिन डायअमीन, ठीक है, हेक्सामिथाइलिन डायअमीन, ठीक। अब देखिए NH2 NH2, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप भी पार्टिसिपेट करते हैं ना, या मिनिमम कितने होने चाहिए, 2 फंक्शनल ग्रुप भी होना चाहिए, नहीं तो फिर क्या होगी आपकी पॉलीमराइजेशन की स्टेप ओके फिर स्टॉप हो जाएगी, ठीक। स्टेप यानी आगे नहीं बढ़ पाएगी। आगे बढ़ने के लिए क्या जरूरत है कि जो फंक्शनल ग्रुप है आप मोनोमर यूनिट में, वो 2 तो होना ही चाहिए, 2 टाइप की मोनोमर यूनिट भी होना चाहिए और फंक्शनल ग्रुप भी कितने होना चाहिए, 2 होना चाहिए। देखो तो यहाँ पे हमें दिख रहा है अमीन से, देख सेकेंड मोनोमर यूनिट लिए हमने एडिपिक एसिड, एडिपिक एसिड में भी 2 कौन है बेटा, COOH, एसिडिक ग्रुप है दोनों, ठीक। अब ये आपस में क्या होंगे, कंबाइन होंगे, क्या से कंबाइन होंगे, अब देखो कंबाइन कैसे होंगे, ये यहाँ पर एक हाइड्रोजन और इसमें से OH, H और OH क्या बना दिया, वाटर मॉलिक्यूल, तो कंबाइनिंग वाली चीज देखो क्या बचा, अब यहाँ पे NH और यहाँ पे क्या बचा, CO। तो ये यूनिट जो है ये हमारी ये वाली चीजें जो NH2 और COOH में से क्या हो रही है, जुड़ गई। इसके बाद इधर आओ क्या बचा, CH2 कितने हैं, 6। अब ये भी तो NH2 है, तो यहाँ से भी तो एक H, ठीक है, यहाँ से भी क्या जाएगा एक H, और यहाँ से भी वापस क्या जाएगा आपका OH, ठीक है। सो यहाँ से फिर आ गया आपका NH, और इस वाली यूनिट में क्या हो गया आपका CO, ठीक है। सो इस तरह की यूनिट जो है वो मेरी क्या है, रिपीटिंग यूनिट है, ठीक है। और क्या फॉर्म कर लिया है, N क्यों लगाते हैं कि ऐसी रिपीटिंग यूनिट कितनी भी हो सकती है, ठीक है। सो उसे हम क्या बोलेंगे, पॉलीमर्स, ठीक। अब इसका एक और नाम, इसे हम नाम दे रहे हैं नाइलॉन 6। अब ये जो 6 है ये रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा किसको, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को, ठीक है। आप काउंट करो, जो मोनोमर यूनिट है उस मोनोमर यूनिट में नंबर ऑफ कार्बन कितने होंगे, 6 होंगे, ठीक है। देखो इसमें तो 6 दिख रहा है हमें, बाकी 2 तो NH2 है। अब यहाँ पे क्या है, CH2 कितने हैं, 4, तो 2 कार्बन किसमें, एसिडिक ग्रुप में भी, ठीक है। सो 6 दोनों मोनोमर यूनिट में नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 6 है, ठीक है। सी होता है हमारा कंडेंसेशन पॉलीमर्स, ठीक है। सो डिफरेंस देख लेते हैं, एक डिफरेंस भी बिटवीन द एडिशन एंड कंडेंसेशन पॉलीमर्स, ठीक। वैसे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो ही गई होगी, लेकिन फिर भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अब एडिशन पॉलीमर्स में क्या बोल रहे थे हम, सिंपली फॉर्म बाय एडिशन रिएक्शन, है ना। सिंपली मोनोमर यूनिट क्या हो रही थी, ऐड, और क्या बना रही थी, पॉलीमर्स। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में क्या हो रहा था, पॉलीमर्स यूनिट बनाते समय ये मोनोमर यूनिट कंबाइन तो हो रही थी, लेकिन उसी के साथ साथ कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल्स भी क्या हो रहे थे, इलिमिनेशन हो रहे थे, ठीक है। सो कंडेंसेशन का प्रोसेस का मतलब ही ये हो रहा है यहाँ पे, इलिमिनेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स। और मोलिकुलर मास इज अ वोल नंबर, यह ध्यान वाली चीज है, वोल नंबर मल्टीप्लाई या मल्टीपल ऑफ द मोनोमर्स, ठीक है। कि ऐसा क्यों, देखो अगर मैं बोल रहा हूं कि इथीन है और इथीन यूनिट आपस में कंबाइन होकर पॉलीथीन बना रही है, इथीन का एक मोलिकुलर मास होगा, ठीक है। हम मान लेते हैं कुछ भी, ये किसी मोनोमर यूनिट का मोलिकुलर मास कितना है, m है। दूसरी मोलिकुलर यूनिट वही मोनोमर यूनिट है, कितनी हो गई, 2। तो अगर ये दोनों कंबाइन हो रही हैं तो इसका मोलिकुलर मास कितना हो जाएगा, m2 हो जाएगा फिर तो, ठीक है। इसका मोलिकुलर मास कितना हो जाएगा आपका, m2 हो जाएगा, ठीक। मतलब सिंपली मैं मोनोमर यूनिट लूँ और उसके मास को आप कंबाइन कर दो तो आप पॉलीमर का मास निकाल सकते हो। क्यों निकाल सकते हैं इसमें, क्योंकि जो आपके मोनोमर यूनिट है वो सिंपली कंबाइन होके ही किसका फॉर्म कर रही है, मोनोमर यूनिट का, ठीक है। लेकिन कंडेंसेशन में ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर स्मॉल मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं, एलिमिनेट हो रहे हैं। तो स्मॉल मॉलिक्यूल एलिमिनेट होने के कारण अगर आप सिंपली मल्टीप्लाई करके मोनोमर यूनिट का जो मास है उसको आप सिंपली मल्टीप्लाई करो तो फिर आपके पॉलीमर फॉर्म वाले यानी कि जो पॉलीमर का मास है उसको आप इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, ठीक। तो
एडिशन में आप इसको कर सकते हो। सिंपली मैं अगर बोल रहा हूँ कोई पॉलीमर है, उसका मोलिकुलर मास ज्ञात करना है आपको, आइडेंटिफाई करना है, तो अगर मोनोमर यूनिट का मोलिकुलर मास 100 है और 5 मोनोमर यूनिट आपस में कंबाइन हुई तो 500 हो गया पॉलीमर्स का मास, ठीक। लेकिन कंडेंसेशन में आप ऐसा नहीं कर सकते हो, क्योंकि 100 से कंबाइन 5 यूनिट कंबाइन होकर 500 तो लेकिन 500 के साथ में वहां पर क्या है, मोनो यानी कि स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो है वो भी क्या हो रहे हैं, एलिमिनेट हो रहे हैं। सो इनका कुछ मास तो यही हो गया, ये पॉलीमर में तो जाएगा नहीं, ठीक है। सो मोलिकुलर मास इज नॉट वोल नंबर, मल्टीपल ऑफ मोनोमर यूनिट, मल्टीपल, है ना। यानी फिर कुछ और मेथड होगी जिसे हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक। जनरली इन्वॉल्व 1 मोनोमर यूनिट, ठीक है। जनरली क्या होती है, यहाँ पे सिर्फ एक ही मोनोमर यूनिट्स जो होती है वो कंबाइन हो जाती है, ठीक। और यहाँ पे जनरली इन्वॉल्व मोर देन 1 मोनोमर यूनिट्स, है ना। ऐसा अभी हमने देखा ही था नाइलॉन 6,6 फॉर्मेशन में, दोनों मोनोमर यूनिट्स थी और दोनों ही कैसी थी, अलग अलग। नेक्स्ट, मोनोमर्स आर अनसेचुरेटेड मॉलिक्यूल। अब ये तो हमें पता है, अनसेचुरेटेड कौन होते हैं, जिनमें डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो, ठीक है। यानी कि अल्कीन या फिर अल्काइल टाइप्स के क्या हो गया, आपके मोनोमर यूनिट्स होगी, ठीक। क्योंकि उसी में क्या हो सकता है बेटा, सिंपली बॉन्ड ब्रेक हुआ और ऐड हो सकता है, सिंपली बॉन्ड ब्रेक हुआ पाई बॉन्ड और मोनोमर यूनिट आपस में कंबाइन हो सकती है। यहाँ ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी मोनोमर यूनिट में कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड की जरूरत नहीं है, लेकिन वहां पर कितने चाहिए हमें, 2 फंक्शनल ग्रुप होना जरूरी है, ठीक है। किसमें, फॉर द कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, ठीक है। जैसे हमने COOH और NH में देखा था, तो दोनों तरफ से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होकर वो मोनोमर यूनिट कंबाइन हो रही थी, ठीक है। सो अगर एक ही फंक्शनल ग्रुप होता तो एक तरफ कंबाइन हुआ, देन रिएक्शन स्टॉप हो जाती है आपकी, यानी कि एक ही स्टेप आगे बढ़ पाता और पॉलीमराइजेशन स्टॉप हो जाता, ठीक है। मतलब लॉन्ग चेन, यानी कि पॉलीमर तो बन नहीं पाता, पॉली मतलब मेनी, बहुत सारे, है ना। तो यहाँ पे हमें क्या रिक्वायरमेंट है, जो मोनोमर यूनिट है उसमें कम से कम 2 फंक्शनल ग्रुप। नेक्स्ट, दे आर जनरली चेन ग्रोथ पॉलीमर्स। अब ये चेन ग्रोथ क्या होते हैं और स्टेप ग्रोथ क्या होते हैं, इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करने ही वाले हैं, है ना, किस तरह से पॉलीमर फॉर्म होते हैं, ठीक है। सो इज अबाउट द एडिशन एंड कंडेंसेशन पॉलीमर्स, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन द नेचर ऑफ मोनोमर्स, ठीक है। जो मोनोमर्स है उन मोनोमर्स के नेचर पे क्या कर रहे हैं, हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। तो इसके बेसिस पे पहला हमारा आ रहा है कौन सा बेटा, होमोपॉलीमर्स। नाम याद रखो, क्या बोल रहा हूं मैं, होमोपॉलीमर्स। होमो का मतलब होता है आइडेंटिकल, एक जैसे, सेम चीजें। क्या बोल रहा हूं मैं, होमो का मतलब आइडेंटिकल, एक जैसी यूनिट है, सेम 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 चीजें रिपीट होते जा रही है, ठीक है। सो होमोपॉलीमर्स का मतलब क्या होगा, ऐसे पॉलीमर्स होंगे जिनमें जो मोनोमर्स हो रही है वो मोनोमर्स कैसे होंगे, सेम। सेम का मतलब क्या हो गया, एक ही तरह के होंगे, वन टाइप्स, तो उसे हम क्या नाम देंगे, होमोपॉलीमर्स, ओके। सो ए पॉलीमर फॉर्म्ड फ्रॉम वन टाइप ऑफ मोनोमर इज कॉल्ड होमोपॉलीमर्स, है ना। जैसे पॉलीथीन था आपका, एक ही तरफ का मोनोमर यूनिट आपस में क्या हो रहे थे, ऐड होते जा रहे थे, ठीक है। एग्जाम्पल वही आ गया, इथीन और पॉलीथीन, है ना। सो यहाँ पर मोनोमर यूनिट कौन है आपकी, एक ही है, इथीन क्या बना रही है, पॉलीथीन। तो पॉलीथीन जो है वो कैसा हो गया हमारा, होमोपॉलीमर्स हो गया, और पॉलीमराइजेशन, है ना। जब मोनोमर यूनिट कंबाइन होती है तो देन दे फॉर्म पॉलीमर, दिस प्रोसेस इज नोन एज पॉलीमराइजेशन, ओके। सो यहाँ पे मोनोमर यूनिट कैसी है बेटा, सेम, आइडेंटिकल, एक, ऐसी बहुत सारे, यानी कि एक ही तरह के हो तो होमो, एक ही तरह के न हो तो कोपॉलीमर्स, एक ही तरह के न हो तो उसे हम क्या बोल देंगे, कोपॉलीमर्स। इसका मतलब ए पॉलीमर फॉर्म्ड फ्रॉम 2 or more different monomer, 2 or more different monomers। इसमें क्या होंगे, जो पॉलीमर्स फॉर्म हो रहा है उसमें मोनोमर यूनिट 2 या 2 से अधिक,
ठीक है। सो उसे हम क्या बोलेंगे, कोपॉलीमर। अरे फिर इसे तो हम मिक्स्ड पॉलीमर भी बोल सकते हैं, क्योंकि दो या दो से अधिक तरह की मोनोमर यूनिट क्या हो रही है बेटा, यहाँ पे कंबाइन हो रही है। गॉट इट? देखो एग्जांपल वही आ गया, हेक्सा मिथिलीन डाई अमीन रिएक्ट कर रही है किसके साथ, एडिपिक एसिड, क्या बनाएंगे, नाइलॉन 6,6। ठीक है। सो दो डिफरेंट मोनोमर यूनिट, एक हम इसे मान सकते हैं, दूसरा इसे, और ये हमारा क्या हो रहा है, देन इट फॉर्म पॉलीमर्स। ओके। सो अगर दो या दो से अधिक तरह के मोनोमर हो तो कोपॉलीमर, और एक ही तरह के हो तो होमोपॉलीमर्स। ठीक है। It may be noted that many types of copolymers की बात कर रहे हैं हम, ये अब अलग अलग तरह से भी हो सकता है। दो तरह की मोनोमर यूनिट तो है, लेकिन इनमें भी कॉम्बिनेशन अलग अलग हो सकता है। ठीक है। यानी कि मोनोमर यूनिट का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग तरह से हो सकता है। सो उसकी बेस पे हम क्या कर रहे हैं, इसको और अधिक अलग अलग नाम दे रहे हैं। देखिए, सो द टाइप्स ऑफ कोपॉलीमर्स कैन बी ऑब्टेन्ड डिपेंडिंग अपॉन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोनोमर यूनिट्स इन दी चेन। देखो जैसे पहले आ रहा है एक पर्टिकुलर अल्टरनेटिंग में पहले टाइप का मोनोमर आया, फिर दूसरे टाइप्स का आया, फिर पहले टाइप का आया, फिर दूसरे टाइप का, फिर फर्स्ट, फिर सेकेंड, फिर फर्स्ट टाइप, देन सेकेंड। सो ये क्या हो रहा है, अल्टरनेट हो रहा है, पहला दूसरा, पहला दूसरा, पहला दूसरा। ठीक है। सो अल्टरनेट फॉर्म में आ रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अल्टरनेटिंग कोपॉलीमर्स। ठीक है। अब अगर कहीं भी कुछ भी आ जाए रैंडम, देखो पहले तीन तो फर्स्ट आ गए, फिर एक भी आ गया, सेकेंड वाला आ गया, फिर एक आया, फिर दो भी आ गए, फिर ये आया, भी आया, यानी कि रैंडमली कुछ भी चल रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, रैंडम कोपॉलीमर्स। ठीक है। ब्लॉक कोपॉलीमर्स आर दोज इन विच डिफरेंट ब्लॉक ऑफ आइडेंटिकल मोनोमर यूनिट्स अल्टरनेट विथ ईच अदर्स। किस तरह से दिखेंगे, इस तरह से। अब यहाँ पे देखो एक ब्लॉक बोल रहे हैं हम कि ए के कितने, चार मिलके एक ब्लॉक बना रहे, बी के भी चार मिलके एक ब्लॉक बना रहे, फिर वापस आ रहे हमारे ए के भी ब्लॉक आ रहा है, बी का भी ब्लॉक आ रहा है। ठीक। सो मोनोमर यूनिट एक पर्टिकुलर नंबर में कंबाइन होकर क्या बना रही है, ब्लॉक बना रही है। ठीक है। सो अगर ब्लॉक फॉर्म हो रहा है, डिफरेंट ब्लॉक ऑफ आइडेंटिकल मोनोमर्स, ठीक है, उसमें भी क्या आ रहा है, अल्टरनेट में आ रहा है, तो उसे हम क्या नाम देंगे, ब्लॉक पॉलीमर्स। जैसा नाम वैसे ही काम बेटा। और क्या बोल रहे हैं हम, ग्राफ्ट पॉलीमर्स, दोज इन विच होमोपॉलीमर्स, कौन सी बात कर रहे हैं बेटा हम, होमोपॉलीमर्स, ब्रांचेस ऑफ वन मोनोमर्स। ओके, ब्रांचेस ऑफ वन मोनोमर्स यूनिट आर grafted on the homopolymer chain of another monomer unit। नहीं समझ में आता? देखो पहले तो हमें सीधा दिख रहा है ना, एक तरह के मोनोमर यूनिट, तो एक तरह की मोनोमर यूनिट तो सिंपली क्या कर रही है, एक चेन का फॉर्म कर लिया। अब वहां पे ग्राफ्टेड, देखो सेकेंड वाले के क्या हो रहे हैं, यहाँ पे ग्राफ्टेड के फॉर्म में प्रेजेंट है, बी वाले जो है वो ब्रांच बना रहे हैं। ठीक है। सो होमोपॉलीमर्स ब्रांच होगी इसमें। ठीक है। यानी कि एक मोनोमर यूनिट जो है वो ग्राफ्टेड बनाएगी होमोपॉलीमर्स चेन्स में, ये होमोपॉलीमर्स चेन हो गई। इसमें क्या हो रही है, सेकेंड टाइप से मोनोमर यूनिट आपस में कंबाइन होकर क्या बना रही है, ग्राफ्टेड बना रही है। ठीक है। सो इस तरह के पॉलीमर्स को हम क्या नाम देते हैं बेटा, ग्राफ्ट पॉलीमर, है ना। ये दो थोड़े से अलग हो गए। ठीक। दीज आर प्रिपेयर्ड बाय रेडिएशन ऑफ गामा रेज। ठीक है। किसके द्वारा प्रिपेयर करते हैं बेटा, इसे हम रेडिएशंस के द्वारा प्रिपेयर करते हैं ऑन अ कंप्लीटेड होमोपॉलीमर चेन इन द प्रेजेंस ऑफ सेकेंड मोनोमर। क्योंकि सेकेंड से आप क्या बनाओगे, ग्राफ्ट, और होमोपॉलीमर से क्या होंगे आपके, सिंपली एक चेन बन जाएगी। ठीक है। तो इस तरह से हम इसको प्रिपेयर्ड कर सकते हैं। ठीक है। सो यहाँ पे हमारा पूरा क्लासिफिकेशन एंड होता है।